गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर एक बार फिर से डिस्कवरी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के संदर्भ में। और सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान का अपवाह्य तंत्र। तो आप हेडिंग लिखिए अपवाह्य तंत्र। तो देखो, सबसे पहले अपवाह्य तंत्र क्या होता है? अपवाह्य तंत्र या इसे हम कह सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम। अपवाह्य तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम। तो देखो, सब दो चीज होती हैं। एक तो अपवाह्य क्षेत्र होता है और दूसरा होता है अपवाह्य तंत्र। तो मित्रों, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अपवाह्य क्षेत्र में और अपवाह्य तंत्र में क्या डिफरेंस है? देखो, सबसे पहले अपवाह्य क्षेत्र किसे कहते हैं? मतलब नदी जिस मार्ग में बहते हुए आगे बढ़ती है, नदी जिस मार्ग में बहते हुए आगे बढ़ती है वह उस नदी का अपवाह्य क्षेत्र कहलाता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूं मित्रों, ये कोई नदी है और ये इस क्षेत्र में होकर के आगे बह रही है, तो ये इस नदी का क्या हो जाएगा? अपवाह्य क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अंतर्गत इसकी सहायक नदियों को भी इसमें मर्ज कर दिया जाए। किसको? सहायक नदियों को। जैसे एक नदी इधर से आके मिल गई, सहायक नदी, दूसरी सहायक नदी इधर से आके मिल जाती है इसमें, तीसरी सहायक नदी यहां से आके मिल गई। अब इनके बाद में ये जो जाल बन गया मित्रों, ये जो जाल बन गया और इनका भी इसमें कैचमेंट एरिया को सम्मिलित कर दिया जाए। अगर इस पूरे जाल की बात की जाए, ये जो तंत्र बन गया, क्या कहेंगे इसे? अपवाह्य तंत्र। समझ में आया? देखो, एक बार फिर रिपीट करवा देता हूं कि नदी जिस मार्ग में बहते हुए आगे बढ़ती है या नदी का जो प्रवाह क्षेत्र होता है वो उसका अपवाह्य क्षेत्र कहलाता है। लेकिन अगर उसके अंतर्गत उसकी सहायक नदियों को भी उसमें मर्ज कर दिया जाए और सहायक नदियां और मुख्य नदी तो सब के द्वारा मिलाकर के जो एक जाल बनता है, जो तंत्र बनता है, उसे क्या कहते हैं? अपवाह्य तंत्र कहा जाता है। मैं बात करूं अपवाह्य तंत्र, तो कौन सा? राजस्थान के अपवाह्य तंत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले राजस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। तो राजस्थान का अपवाह्य तंत्र। तो राजस्थान के अपवाह्य तंत्र के संदर्भ में बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले मैं उनको लिख लेता हूं, फिर उसके बाद हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि राजस्थान के संदर्भ में बात की जाए तो राजस्थान का आपको पता है, राजस्थान एक प्रकार से मरुस्थलीय प्रदेश है। यहां पे मरुस्थल है। 61.11% भाग राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो आप कल्पना कर सकते हो कि यहां पे जल तो विरले ही उपलब्ध होगा। जैसा कि आप देखते हो, रेगिस्तान में जल तो पीने के लिए ही उपलब्ध नहीं है, वो भी टैंकरों से पता नहीं कहां से एडजस्ट किया जाता है। तो भारत के कुल जल संसाधनों का, कुल जल का राजस्थान के अंतर्गत कितना है? 1.16% है, मात्र और मात्र। कितना? तो भारत के कुल जल का मात्र और मात्र 1.16% जल कहां पर है? राजस्थान के अंतर्गत है। और अगर तो बात की जाए जब जल ही नहीं है तो यहां पे नित्यवाही नदियां, सदा निरा नदियां तो मिलेंगी ही नहीं। तो विरले ही अपवाद स्वरूप माही नदी और चंबल नदी, दो ही मात्र नदियां हैं जो कैसी हैं? 12मासी नदियां। बाकी सभी कैसी हैं? मौसमी नदियां। तो एक एक पॉइंट वाइज मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अपना हेडिंग है, पहला पॉइंट है मित्रों, मैंने अभी आपको बताया कि भारत के कुल जल का, कहां के? भारत के कुल जल का, भारत के कुल जल का 1.16% मात्र
राजस्थान में उपलब्ध है। बताओ मात्र और मात्र कितना है? 1.16%, मात्र 16% जल राजस्थान के अंतर्गत आता है। और जब 16% जल आएगा तो आपको पता है कि यहां पर कैसी नदियां पाई जाएंगी। यहां किस किस को छोड़ के? तो चंबल और दूसरी कौन सी है? माही को छोड़कर किस किस नदियों को? चंबल और माही को छोड़ना है बस। और बाकी सभी नदियां कैसी हैं? मौसमी नदियां हैं। ये दोनों कैसी हैं? नित्यवाही नदियां, 12मासी नदियां। चंबल और माही को छोड़कर से सभी नदियां कैसी है मित्रों? तो सभी नदियां मौसमी नदियां हैं। इन दोनों को ही छोड़ा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैं बताऊं कि राजस्थान में कितने जिले हैं? तो 33। तो राजस्थान में ऐसे कितने जिले हैं जहां पे कोई नदी है ही नहीं? तो मात्र 2 जिले हैं, बीकानेर और चूरू। दोनों ऐसे जिले हैं वहां पे कोई नदी प्रवाहित नहीं होती। और तो सबसे ज्यादा नदियां अगर पूछ ले, सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो कोटा संभाग में सबसे ज्यादा नदियां प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो दोनों पॉइंटों को अपने नोट करेंगे। राजस्थान के वे जिले या राजस्थान में कौन कौन से बताओ? तो एक तो चूरू और दूसरा कौन सा है? बीकानेर। चूरू और बीकानेर ऐसे जिले हैं जहां कोई नदी है ही नहीं, कोई नदी प्रवाहित नहीं होती, प्रवाहित नहीं होती। इन दोनों जिले में नदी है ही नहीं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग मैंने आपको बता दिया, और सबसे ज्यादा बांध किस नदी पर है? तो सबसे नदियों वाला संभाग तो कोटा संभाग है। कौन सा है? कोटा संभाग। संभाग में क्या है? तो सर्वाधिक नदियां हैं, सर्वाधिक नदियां हैं। इसके अलावा मैं बात करूं कि सर्वाधिक बांध किस नदी पर स्थित है? तो सर्वाधिक बांध कहाँ है बताओ? तो सर्वाधिक बांध कितने? 4 चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर सबसे ज्यादा बांध बने हुए हैं। और कितने बांध हैं? तो 4 बांध बने हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वो नदी कौन कौन सी नदियां हैं जो सबसे ज्यादा जिलों में होकर के प्रवाहित होती हैं, सबसे ज्यादा जिलों को उनकी सीमा स्पर्श करती है। तो 3 नदियां हैं राजस्थान की जो 6 जिलों में होकर के बहती हैं, चंबल, बनास और एक है लूनी नदी। कौन कौन सी नदी? चंबल, बनास और लूनी। तो देखो सर्वाधिक जिलों से प्रवाहित होने वाली नदियां कहां से? सर्वाधिक जिलों से बहने वाली नदियां सर्वाधिक जिलों से होकर बहने वाली नदियां। तो सर्वाधिक जिलों से होकर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो सर्वाधिक जिलों से कौन कौन सी? एक 6 जिलों से, चंबल, बनास और एक है मित्रों कौन सी? लूनी। ये क्या करती है? प्रत्येक कितने जिलों से? 6 जिलों से प्रवाहित होती है।
प्रत्येक नदी 6 जिलों में होकर के बहती है। कौन कौन सी नदी? चंबल, बनास नदी और लूनी नदी। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर राजस्थान के अपवाय तंत्र की बात करें तो राजस्थान के अपवाय तंत्र को यहाँ पे 13 मुख्य क्षेत्र हैं और 59 गौण क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट ऊपर लिख देता हूं। तो राजस्थान के अपवाय तंत्र को, या नेक्स्ट चार लगा के लिख देते हैं। राजस्थान के अपवाय तंत्र को तेरह मुख्य क्षेत्रों एवं 59 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये तो हो गई इससे नॉर्मल सामान्य जानकारी। अब अगर मैं आपको बताना चाहूं कि अगर राजस्थान का अपवाय तंत्र की हम बात कर रहे हैं तो जो राजस्थान का अपवाय तंत्र है उसे 3 भागों में बांटते हैं। मैं समझता हूं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, समझ में भी आ रही होगी। बशर्ते आप जब भी ज्योग्राफी पढ़ने बैठें तो अपने साथ में एक पेन और एक रफ जरूर लेकर के बैठें। अगर आप इस प्रकार से बैठोगे तो इससे क्या है, आपको जो इंपॉर्टेंट लाइन लगे उसको आप साथ साथ नोट करते चलो। जब आप नोट करोगे तो उससे क्या है कि आपको आधी चीज तो यही याद हो जाएगी। अब अपने बात करते हैं कि राजस्थान के अपवाय तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो राजस्थान के अपवाय तंत्र को 3 भागों में बांटते हैं मुख्यतः। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो जो नदियां अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं उनको हम कहते हैं अरब सागरीय अपवाय तंत्र। और ऐसी नदियां जो अपना जल कहां ले जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में, तो उसे हम क्या कहेंगे? बंगाल की खाड़ी का अपवाय तंत्र। और एक तीसरी होती है जिनका जल ना तो बंगाल की खाड़ी में जाता और ना ही अरब सागर में लेकर के जाती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र। ऐसी नदियां देखो हर जिले में, हर तहसील में, हर गांव में से 1-2 नदियां निकलती हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी कि वे सारी नदियां अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। अरे गांव में नदी नालों की कोई कमी है क्या? लेकिन वो वहीं पे जाके किसी जोहड़ में, किसी तालाब में, किसी पोखर में जाके खत्म हो जाती हैं। ऐसी सब नदियों को हम क्या कहते हैं? आंतरिक अपवाह वाली नदियां कहते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर बात की जाए, सबसे ज्यादा वेटेज अगर है 60.5%, 60% भाग, तो वो आंतरिक अपवाह वाली का है। तो एक एक में आपको साथ में नदियों के बारे में भी साथ साथ बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, पहला फर्स्ट नंबर पर है, हम लिखेंगे अरब सागरीय अपवाह तंत्र। कौन सा? अरब सागरीय अपवाह। तो अरब सागरीय अपवाह तंत्र, तो मित्रों अरब सागरीय अपवाह तंत्र का राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में अरब सागरीय अपवाह तंत्र का पार्ट है 17.1% भाग। 17.1% भाग किसका है? अरब सागरीय अपवाह तंत्र का है। और अरब सागरीय अपवाह तंत्र, इसका मतलब वे नदी जो अपना जल कहां ले जाती हैं? अरब सागर में लेके जाती हैं, उनको हम कहते हैं अरब सागरीय अपवाह तंत्र। और राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र में कितना परसेंट योगदान है? तो मात्र 17.5% क्या 17.1% योगदान है इनका। अब वे हमको याद रखना है कि वे नदियां कौन सी हैं जो अरब सागरीय अपवाह तंत्र में आती है। देखो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, निम्न में से वह नदी जो अरब सागरीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है,
या निम्न में से वह नदी जो अरब सागरीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं की जाती, या निम्न में से वह नदी या वो युग्म छांटी है जो अरब सागरीय अपवाह तंत्र का नहीं है या अरब सागरीय अपवाह तंत्र का है। 1000 बार पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। सबसे पहले तो मेन काम है, नदी के बारे में तो बाद में हम अध्ययन करेंगे। अरे आपको ये तो पता लगना चाहिए कि कौन सी नदी अरब सागर में जा रही है, कौन सी बंगाल खाड़ी में। बाकी नदी के बारे में विस्तार से तो अध्ययन करेंगे ही हम। देखो कौन सी है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। क्या बताऊंगा? ट्रिक बताऊंगा, और ये ट्रिक आपको याद रखनी है। तो इसके लिए आप ट्रिक याद रखोगे, देखो बहुत अच्छी ट्रिक है। सालू मां के पास सो जा। सालू मां के पास सो जा, कहां पर? अरब सागर में। देखो बहुत सिंपल है, आपको याद भी हो गई होगी। एक बार मेरे साथ रिपीट करोगे, सालू मां के पास सो जा अरब सागर में। देखो यहीं तक काम किया ही है, लेकिन मैंने अरब सागर इसलिए जोड़ा है क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि ये अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदियों का के लिए ट्रिक है। एक बार बोलो, सालू मां के पास सो जा अरब सागर। मैं इधर बंद कर लेता हूं, इसको छुपा लेता हूं, आपको याद हो जाएगा। एक बार रिपीट करो, सालू मां के पास सो जा, कहां पर? अरब सागर। जब मैं कहूं कि रिपीट करो तो आप मन ही मन मेरे साथ रिपीट किया करो। मैं वादा करता हूं आपको ज्योग्राफी जैसी प्रॉब्लम रहेगी नहीं, हमेशा दूर हो जाएगी। नदियों जैसी प्रॉब्लम रहेगी नहीं, ये माइनर प्रॉब्लम होती है, छोटी छोटी, अपने को लगती है, अपने को आती है। देखो इंसान को एग्जाम में कहां फॉल्ट होता है, मात कहां खाता है, तो सबसे ज्यादा जो उसको अच्छे से आती है वहीं पे जाके होता है। एक अड़ोसी पड़ोसी का बिल्कुल ध्यान मत दिया करो। आप कुछ लिख रहे हो और दूसरी पड़ोसी ने आपको कुछ बता दिया, आप उसकी बात सुन के आपका सही था, आप उसको मिटा करके उसका लिख देते हैं। मेरे साथ एक बार हो गया था, 2nd ग्रेड की एग्जाम दी थी। उसके दौरान कोई आभूषणों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था और मेरे पास में गर्ल्स बैठी हुई थी और मेरे को श्योर था मैं उसमें कोई लालर झालर पालर कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन था कि इसका आंसर ये होगा। वो आभूषण नहीं था और मैंने उस मैडम से पूछ लिया कि एक्सक्यूज मी, इसका आंसर क्या होता है। मेरे को लगा कि आभूषणों के बारे में बॉयज से गर्ल्स को ज्यादा नॉलेज होता है, तो उसने बोला सर ये तो आभूषण ही है। तो मेरे को श्योर था कि आभूषण नहीं है, मैं जो ऑप्शन करने वाला था वो सही था और मैंने उसका लेके अपना तो छुपाया और दूसरा टिका दिया। बाद में पता लगा वो गलत हो गया। तो इसलिए आप अड़ोसी पड़ोसी पे तो ध्यान दो ही मत, जो आपके दिमाग में क्लिक किया और सबसे पहले जो क्लिक किया उसको आप कर दीजिए, 100% सही जाएगा। कई बार क्या होता है कि आपके दिमाग में कुछ क्लिक किया और आपने उसको तो लिखा नहीं और बाद में अंदर चले गए और ज्यादा सस्पेंस बढ़ता चला गया, फिर जो क्वेश्चन दोबारा आंसर ऑप्शन दिमाग में आएगा वो तो पक्का ही गलत हो जाएगा। एक बार फर्स्ट बार में क्वेश्चन पढ़ते ही जो आंसर क्लिक करे, मैं मानता हूं, मेरा तो आपका एक्सपीरियंस का पता नहीं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में 80% वही आंसर होता है। देखो दोबारा, तो कौन सी ट्रिक है? सालू मां के पास सो जा अरब सागर, याद हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो किस प्रकार से नदियां बनती है। तो सा से क्या बनेगी बताओ? सा से बनेगी साबरमती, सा से साबरमती। और लू से क्या बनेगी बताओ? लू से लूनी। और मां से क्या बनेगी? तो मां से माही। और पै से क्या बनेगी? पै से पश्चिमी। पश्चिमी बनास। बनास और पश्चिम बनास अलग अलग हैं। साबरमती, लूनी, मां से माही, पै से पश्चिम बनास, से सोम, जैसे जाखम, तो ये हो गई
से साबरमती नदी, लू से लूनी नदी, मैं से माही नदी, पै से पश्चिमी बनास नदी, से सोम नदी और जा से जाखम नदी। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। ये कौन सी नदियां हैं? वे नदियां जो अपना जल कहां लेकर के जाती हैं? तो ये वे नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर में लेके जाती हैं, या मैं कहूं कि अरब सागरीय अपवाह तंत्र का पार्ट है ये। नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर पर, उसे हम कहते हैं कौन सा? तो वो है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। दूसरे नंबर पर आप हेडिंग लिखेंगे कौन सा? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। देखो मित्रों, ये जो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है, ये बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र भारत के, सॉरी भारत नहीं, हम राजस्थान की नदी पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का 22.4% आता है इसके अंतर्गत। कितना परसेंट आता है? तो 22.4% योगदान है किसका? तो ये अरब बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का। अब नाम से ही पता लग रहा है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, इसका मतलब क्या होगा कि वे नदियां सम्मिलित की जाएंगी जो अपना जल कहां लेके जाती हैं? बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत लेके जाती है। जो नदियां अपना जल कहां ले जाएंगी? बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत ले जाएंगी, उनको सम्मिलित करेंगे हम बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के अंतर्गत। तो देखो, इसके लिए आप ट्रिक याद रख सकते हो, और वो ट्रिक कौन सी है? तो इसके लिए आप याद रखो, पार्वती काली को बादाम का हलवा बनाकर चखा। मतलब खिलाना नहीं है, सिर्फ चखाना है, टेस्ट करवाना है। तो पार्वती काली को बादाम का हलवा बना के चखा। एक बार मेरे साथ बोलो, क्या चखाना है? बादाम का हलवा। और किसको चखाना है? काली को। तो पार्वती काली को बादाम का हलवा बना के चखा। हलवा का नाम सुनते मुंह में पानी आ गया होगा। तो क्या, एक बार मेरे साथ रिपीट करो, इसको नहीं बोलोगे, बहुत सिंपल लाइन है हलवा। और क्योंकि जिसमें खाने पीने की चीज का नाम आ जाए ना, समझ लो वो तो अपने को परमानेंट याद हो ही जाती है। तो पार्वती काली को बादाम का हलवा बना के चखाओ। सिर्फ चखाना, क्योंकि फिर खाएगी तो वो अपने घर जाके। अगर आपको किसी को कोई, जैसे कई बार आप देखते हैं, आप उसको थोड़ा सा हलवा बना के चखा दो और उसको लग गया वो टेस्टी, तो पक्का जाके फिर वो घर जाके उसी को खाएगा। जैसे एक पाठ आता था बूढ़ी काकी, आपने पढ़ा हो तो 8वीं 9th में, पता नहीं कौन सी क्लास में था, पहले हमने पढ़ा था। उसमें बूढ़ी काकी अंदर, बूढ़ी काकी था, पाठ का नाम बूढ़ी काकी। तो वो रूम के अंदर सो रही थी और बाहर रसोई में कुछ खाना देना बन रहा था, पूड़ी बूढ़ियाँ बन रही थी मस्त वाली। तो जैसे ही बूढ़ी काकी को किसी ने 2 पूड़ी जाके खिला दी, अब आप सोचो उससे क्या गुजरी होगी। मतलब पहले आराम से सो रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 2 पूड़ी खिलाने के बाद में उसकी भूख और तेज दौड़ गई कि यार ये तो और होनी चाहिए, और बाहर जाके उसने पत्तल वत्तल चाटना चालू कर दिया। तो उसी से रिलेटेड है, एक बार आपको थोड़ा सा चखा तो फिर बाद में आप घर जाके खाओगे। तो पार्वती काली को बादाम का हलवा बना के चखाओ। अब देखो कौन सा बनेगा, बताओ पार्वती से क्या बनेगा? तो पार्वती से तो बनेगा पार्वती नदी। कहाँ लिखूं इनको? तो पार्वती नदी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ऊपर लिखूंगा इनको। यहां तक मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं। देखो दोबारा से, हमारा टॉपिक था राजस्थान का अपवाह तंत्र, ताकि मैं इसको मिटाऊंगा। राजस्थान का अपवाह तंत्र, सबसे पहले था अपवाह क्षेत्र और अपवाह तंत्र। मैंने आपको उदाहरण दिया कि नदी जिस मार्ग में बहते हुए आगे बढ़ती है वो उस नदी का अपवाह क्षेत्र कहलाता है। लेकिन अगर उसकी सहायक नदियां भी उसके अंतर्गत आकर के जुड़ जाती हैं और उसके बाद जो जाल बनता है, एक जो तंत्र तैयार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। राजस्थान की बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया कि पहले लिखवा देता हूं। तो राजस्थान में कुल जल का कितना परसेंट है? तो 1.16%।
यानी भारत में जो कुल जल विद्यमान है उसका ओनली फॉल 1% या हम कह सकते हैं 1.16% जल राजस्थान के अंतर्गत, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ तो रेगिस्तानी भाग है, रेगिस्तान है। दूसरा है यहाँ पर चंबल माही को छोड़कर शेष सभी नदियां कैसी हैं, वो मौसमी नदियां हैं। ये चंबल और माही दोनों 12 नदियां हैं, नित्यवाही नदियां यानी 12 माह बहती हैं। बाकी शेष सभी नदियां मौसमी नदियां हैं, क्योंकि 2 प्रकार होता है। जब हम हिमालय का अपवाह तंत्र पढ़ते भारत के संदर्भ में, तो उनको जल हिम से और मौसमी जो वर्षा दोनों से प्राप्त होता है, इसलिए वो नदियां तो 12 माह बहती हैं। लेकिन ये जो नदियां होती हैं प्रायद्वीपीय नदियां, ये केवल और केवल मौसम में बहती है। तो केवल 2 नदियां चंबल और माही 12 मासी हैं, बाकी नित्यवाही नदियां ये, बाकी शेष मौसमी नदियां हैं। राजस्थान के चूरू और बीकानेर 2 ऐसे जिले हैं जहां से कोई नदी गुजरती नहीं है ही नहीं कोई नदी। बाकी 31 जिलों से नदी गुजरती है, लेकिन 2 जिलों से नहीं गुजरती। कोटा संभाग में सबसे ज्यादा नदियां हैं और सर्वाधिक बांध चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। इसके अलावा याद रखना कि राजस्थान में 3 नदियां ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा जिलों से होकर के प्रभावित होती हैं, तो चंबल, बनास और लूनी, ये तीनों नदियां 6 जिलों से होकर प्रभावित होती हैं। जब हम चंबल, बनास, लूनी नदी के बारे में पढ़ेंगे उस समय मैं बताऊंगा कि ये नदियां कौन कौन से पार्ट से होकर के गुजरती है। अभी आपको इतना याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट, इसके अलावा राजस्थान का जो अपवाह क्षेत्र है, राजस्थान की नदियों को 13 मुख्य क्षेत्रों में और 59 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अरब सागरीय अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, एक और मैं लिखूंगा आंतरिक अपवाह तंत्र। तो अरब सागरीय अपवाह तंत्र का कितना % योगदान है, 17.1%। बंगाल की खाड़ी का कितना है, तो 22.4। और जो 60.5% बच गया वो सब क्या है, आंतरिक। यानी मैं कहूं कि सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो आंतरिक अपवाह तंत्र। सबसे कम योगदान किसका है, तो अरब सागरीय। अब देखो नदियां, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है नदियों से रिलेटेड की कौन, सिंपल आता है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागरीय अपवाह तंत्र में नहीं है, या निम्न में से कौन सा युग्म बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का है। ऐसे तो नॉर्मली आपको जांच करनी है। आरएएस की एग्जाम में आए थे पश्चिमी बनास और उनसे रिलेटेड निम्न में से कौन सा नदी नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। तो सालू माँ के पास सो जा अरब सागर में, देखो सा से साबरमती, माँ से माही, ले से लूनी, पै से पश्चिमी बनास, से सोम और जा से जाखम और से कर देते हैं सूकड़ी। तो ये नदियां अपना जल कहां ले जाती हैं, अरब सागर में ले जाती हैं। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, तो आप फिर हेडिंग लिखोगे बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको वो फिर स्थायी मेमोरी में चला जाएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, भले अगर लेना चाह रहे हो तो। अब देखिए नेक्स्ट, तो भारत के कुल जल का कितना % है, 1.16% कहां पर है, मात्र राजस्थान में। क्योंकि भाइयों यहां तो रेगिस्तान है, यहां जल का क्या काम। और नेक्स्ट कौन कौन सी नदियां, तो चंबल और माही नदियां सभी कैसी हैं, बाकी मौसमी नदियां हैं। और जिले कौन कौन से, तो चूरू और बीकानेर जिले हैं। और संभाग, तो सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग कौन सा है, तो कोटा संभाग है। और सबसे ज्यादा जिलों में होकर बहने वाली नदी कौन कौन सी हैं, तो चंबल, बनास और लूनी नदी। अब देखिए मैं यहां लिखूंगा इस लाइन को, जो बंगाल की खाड़ी का के में जल लेके जाती है उन नदियों को, पार्वती, काली को, बादाम का हलवा, पार्वती, काली को बादाम का हलवा, बना के चखाओ। हलवा बनाकर चखाओ।
मैं समझता हूं लाइन याद हो गई होगी अभी अभी में, पहली याद हुई कि नहीं, सालू माँ के पास सो जा अरब सागर। मैं तो ये कहता हूं कि पूरा राजस्थान, कोई सा भी टॉपिक हो, मैं आपको इस प्रकार से ट्रिकली पढ़ाऊंगा कि बस आपको इजी वे में याद हो जाएगा। सिर्फ बशर्ते ये ट्रिक तब तक ही याद रखनी है जब तक वो टॉपिक याद नहीं होता। जब आपको बेसिकली टॉपिक याद हो जाता है फिर आप भले भूल जाना, तब तक तो आप याद रख सकते हो। मैं समझता हूँ कुछ भाइयों को, कुछ स्टूडेंट्स को ऑलरेडी याद होंगी, तो फिर उनको ये ट्रिक की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ठीक है, ऐसे सोचो कि क्या, तो देखो पार्वती, तो पार्वती से क्या बनेगा बताओ, तो पार्वती से बनेगा पार्वती नदी, पार्वती नदी। और काली से क्या बनेगा, तो काली से बनेगा काली सिंध नदी। को से क्या बनेगा, को से कोठारी नदी। वैसे क्या है, बनास नदी। में से क्या है, में से मेज नदी। वहां से बन जाएगा वान गंगा नदी। वान गंगा नदी। वैसे बेड़च, बेड़च। जैसे चंबल। और खासे खारी। पार्वती काली को बादाम का हलवा बनाकर चखाओगी। ऐसे कर दो, चखाओगी। और घी से बन जाएगा गंभीरी। तो ये देखो, ये याद रखनी है आपको, पार्वती काली को बादाम का हलवा बना के चखाओगी। तो देखो, पा से पार्वती नदी, का से काली सिंध नदी, कैसे कोठारी नदी, वैसे बनास नदी, में से मेज नदी, वैसे वान गंगा नदी, वैसे बेड़च नदी, जैसे चंबल नदी, कैसे खारी नदी, और गैसे बन जाएगा गंभीरी नदी। ये नदियां अपना जल कहां लेकर के जाती हैं, बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत। एक बार मेरे साथ पुनः रिपीट कीजिए, देखो कौन कौन सी हैं। लाइन बोलो पहले तो, पार्वती काली को बादाम का हलवा बना के चखो, मतलब इधर मत देखो, वैसे देखो साइड में, और फिर बोल के बताओ, पार्वती काली को बादाम का हलवा बना के चखाओगी। तो बोलो एक एक को। सबसे पहले कौन सी है, पार्वती से पार्वती नदी बनेगी। फिर है काली से क्या बनेगी, काली सिंध नदी, कैसे कोठारी नदी, वैसे बनास नदी, में से मेज नदी, वहां से वान गंगा, वैसे बेड़च, जैसे चंबल, कैसे खारी, और गंभीरी से क्या बन जाएगा, गंभीरी नदी। तो ये आपको याद रखनी है मित्रों, किसके अंतर्गत, तो बंगाल की खाड़ी के अपवाय तंत्र। बंगाल की खाड़ी के अपवाय तंत्र में कितना परसेंट योगदान है, 22.4%। और सबसे लास्ट में आप याद रखोगे, थर्ड नंबर पे जो आता है अपवाय तंत्र, जिसका नाम क्या है बताओ, तीसरे नंबर जिसको हम बोलते हैं आंतरिक आंतरिक अपवाह तंत्र। तो देखो, आंतरिक जो अपवाह तंत्र है, मैंने आपको बता दिया कि आंतरिक अपवाह तंत्र किसको बोलते हैं, वे नदियां या ऐसी नदियां जो अपना जल ना तो बंगाल की खाड़ी में लेके जाती और न ही अपना जल ये अरब सागर में लेके पहुंचती हैं। तो कहां पहुंचती हैं, ये बीच में ही समाप्त हो जाती हैं। मैं पहले सोचता था कि एक अरब सागर का नाम सुना है, बंगाल की खाड़ी का नाम सुना है, दूसरा तीसरा आंतरिक अपवाह, ये कौन सा होता है, ये कौन सा महासागर सागर आ गया। तो ये कोई सागर महासागर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वे नदियां हैं कि जो आपके गांव से निकलती हैं और 3 किलोमीटर जाके आपके जोड़ में समाप्त हो जाती हैं। समझ रहे हो, आपके गांव से निकलती है, गांव पोखर में जाके अरे हर गांव से, हर जिले से, हर तहसील से 50 नदियां निकलती हैं, सभी के बंगाल खाड़ी में अरब सागर में जाती हैं, नहीं जाती।
वो नदियां वहीं 2, 5, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर बहने के बाद में वह विलुप्त हो जाती हैं। वो सभी नदियां किसके अंतर्गत आती हैं? आंतरिक अपवाय तंत्र के अंतर्गत है। और राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में सबसे बड़ा जो अपवाय तंत्र है में योगदान है वो आंतरिक अपवाय तंत्र का योगदान है। और इसका कितना % योगदान है मित्रों? तो इसका 60.5% इसका योगदान है। 60.5%। देखो अब ये पूरा 100 हो गया। 60.5, 17.1 और ये हो गया 22.4%। तो ये टोटल मिला के 100% हो जाता है। तो ये है आंतरिक अपवाय तंत्र। और वे नदियां कौन सी हैं जो आंतरिक अपवाय तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं? तो देखो मैं उनकी ट्रिक भी लिख देता हूं, बहुत सरल है। देखो लिखो, तो इनके लिए आपको याद रखना है काका। देखो ग्रामीण भाषा में काका किसको बोलते हैं? चाचा जी को। अपने अंकल बोलते हैं इधर शहरों में, और वहां पे उनको काका बोलते हैं। ये तो मेरे को लग रहा है कि आपको सबको आता ही होगा। तो काका शाम को घर आना। काका शाम को घर आना। काकी याद करती है, क्यों आना? जैसे हम बोल देते ना, नहीं बोलते क्या गांव में? काका शाम को घर आना। कौन याद करती है? उसको भी लिख लीजिए। काकी याद करती है। याद हो जाएगा? मेरे को समझ आया, ये तो हो ही गई होगी। काका शाम को घर आना, क्यों आना? काकी याद करती है। हैं? काकी का मतलब समझते हो? चाची हैं, जो अपनी मम्मी से छोटी होती है। तो काका शाम को घर आना, काकी याद करती है। अब देखो इसके लिए कौन सी बनेगी? तो देखो का से क्या बनेगी? कैसे? कांकणे नदी। कैसे? कांकणे नदी। कैसे बनेगा? कांतली नदी। कांतली नदी। से क्या बनेगा? से साबी नदी। में से बनेगा मंथा नदी। मंथा नदी। घे से बनेगा घग्गर नदी। घग्गर नदी। रे से बनेगा रूपनगढ़। रूपनगढ़ नदी। और रे से ही बन जाएगा रूपा रेल नदी। देखो ये अपन को याद रखना है। काका शाम को घर आना, काकी याद करती है, काकी मिस करती है। याद करने का मतलब होता है मिस करती है। तो कैसे क्या बनेगा? कांकने नदी। कैसे? कांतली नदी। से साबी नदी। में से मंथा नदी। घे से घग्गर नदी। रे से रूपनगढ़ और रे से रूपा रेल नदी। ये मुख्य नदियां हैं। वैसे तो हजारों नदियां हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, मुख्य नदियां हैं। जो कैसी है? आंतरिक अपवाय वाली नदियां हैं। काका शाम को घर आना। अब देखो इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको दोनों ट्रिक आपके सामने लिखी हुई है। आंतरिक अपवाय तंत्र की ये लिखी हुई है, अरब सागरीय अपवाय तंत्र की ये रही, और बंगाल की खाड़ी के अपवाय तंत्र की ये रही। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, आपको इसमें से आंसर देना है। मैं बोल रहा हूं निम्न में से वह नदी, ये 4 नदियों के नाम मैं लिख देता हूं इधर कोष्टक में। यहां पे पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास, लूनी, पार्वती, और एक है मंथा। देखो आप नोटिस करो, ऑप्शन क्या है? पश्चिमी बनास नदी, लूनी नदी, पार्वती नदी, और इसके अलावा मंथा नदी। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि निम्न में से वह नदी
और फिर अब इसमें युग्म दे दूंगा कि पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा चौथा। तो निम्न में से वह नदी जो आंतरिक अपवाह तंत्र की है, तो आपको ऑप्शन में से टिक करना है। निम्न में से वह नदी जो किसके अंतर्गत आती है? आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत। तो देखो पश्चिमी बनास किसमें आती है? अरब सागरीय अपवाह तंत्र में। लूनी नदी किसमें आती है? अरब सागरीय अपवाह तंत्र में। पार्वती किसमें आती है? बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में। और लास्ट में मंथा बची, वो किसमें आती है? तो आंतरिक अपवाह तंत्र। नेक्स्ट पूछ लेता मैं कि बंगाल खाड़ी का अपवाह तंत्र कौन सा है, के अंतर्गत कौन सी आती है? तो पार्वती नदी आती है। या आपको एक और दे देता कि ऐसे दे देता, इसकी जगह मैं लिख देता हूं जैसे सोम नदी। सोम अगर पूछ लो कि निम्न में से वह नदी जो अरब सागरीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होती, तो कौन सी हो जाएगी? मंथा, क्योंकि पश्चिमी बनास इसके अंतर्गत आती है, लूनी इसके अंतर्गत आती है और सोम भी इसके अंतर्गत आती है। तो निम्न में से कौन सी नदी नहीं है? मंथा नदी नहीं है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं समझता हूं यहां तक की रामायण आपको याद हो गई होगी। एक बार लास्ट बार आप मेरे साथ रिवीजन करोगे सिर्फ और सिर्फ ट्रिक का, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप मेरे साथ बोलोगे, इधर नहीं देखना बोर्ड की तरफ, मैं इधर खड़ा हो जाऊंगा, छुपा लूंगा इसको। आप मेरे साथ बोलो, सबसे पहले अरब सागरीय अपवाह तंत्र की कौन सी ट्रिक है? तो सालू माँ के पास सो जा अरब सागर में। एक बार रिपीट करो, सालू माँ के पास सो जा अरब सागर में। बंगाल खाड़ी अपवाह तंत्र की ट्रिक कौन सी है? तो पार्वती काली को बादाम का हलवा बना के चखाओगी, सिर्फ चखाना है। पार्वती काली को बादाम का हलवा बना के चखाओगी। और आंतरिक अपवाह तंत्र में कौन सी आती है? तो काका शाम को घर आना। क्यों आना? क्योंकि काकी जी मिस करती है। ठीक है, तो मैं समझता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं तो रोज ही करता हूं, तो ये तो आप बिना किए कर दिया करो, दोस्तों में शेयर कर दिया करो ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके, और अच्छे लगे तो लाइक कर दिया करो। इसके अलावा बेल आइकन को जरूर दबाना ना भूलो। बेल आइकन को पहले दबाओ, उसमें 3 ऑप्शन आते हैं, सबसे पहले ऑल आता है, उसको दबाओ ताकि आपको हमारा हर नोटिफिकेशन आप तक मिले। मिलते हैं नेक्स्ट मीट यू। जय हिंद, जय भारत।